मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सरसों की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, सरसों की संपूर्ण जानकारी देंगे कि सरसों की फसल आपको किस तरीके से बोनी है और किस तरीके से उसकी कटाई करनी है, उसके बीच का जो भी फासला है उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, कैसे आपको सरसों की खेती करनी है, ये तमाम जानकारियां देंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए हमने इसके चैप्टर्स बनाए हैं। तकरीबन 10 चैप्टर हैं। आप कहीं से भी वीडियो को बीच में से भी प्ले करके जो भी चैप्टर आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सरसों के बारे में तमाम जानकारियां देंगे, जैसे फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की जानकारी देंगे, उन्नत किस्में बताएंगे सरसों की, खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है उसकी जानकारी देंगे, सही समय और तरीका भी बताएंगे सरसों का बुआई करने का, उर्वरक और खाद की मात्रा कितनी डालनी है, सिंचाई कितनी करनी है, रोग निदान, तुड़ाई, पैदावार और लाभ और सावधानियां क्या क्या रखनी है आपको सरसों की खेती करते समय। ये तमाम जानकारियां देंगे वीडियो के पूरे संपूर्ण हिस्से में, तो अंत तक बने रहिए आप हमारे साथ में और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि फसल से संबंधित जानकारी की अगर बात करें दोस्तों, तो सरसों एवं राई की फसल प्रमुख तिलहनी, जैसे कि तिलहन की फसल को क्या बोलते हैं जिसमें से तेल निकलता है, जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, फसलों के रूप में की जाती है। सरसों की फसल को कम लागत में अधिक मुनाफा देने के लिए जाना जाता है और सरसों की खेती को मुख्य रूप से राजस्थान के माधवपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, करौली आदि जिलों में किया जाता है। और सरसों की वैसे आपने बहुत मूवीज में, फिल्मों में शूटिंग भी देखी होगी। ऐसा नहीं है, पंजाब, हरियाणा इस साइड भी सरसों होती है, उत्तर प्रदेश में भी सरसों होती है, लेकिन ज्यादातर राजस्थान में इसको किया जाता है। सरसों का उपयोग उसके दानों से तेल निकाल कर किया जाता है। हमारे देश में सरसों के तेल का इस्तेमाल अधिक मात्रा में होता है। सरसों के बीजों से तेल के अलावा खली भी निकलती है, जिसे पशु आहार के रूप में भी काम लिया जाता है। इसकी खली में तकरीबन 2.5% फास्फोरस, 1.5% पोटाश एवं 4 से 9% नाइट्रोजन भी होता है, जिस वजह से इसे बाहरी देशों में खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत में तो इसे तेल और पशु आहार के रूप में ही उपयोग में लिया जाता है। और दोस्तों, केवल 30 से 48% तक के तेल पाया जाता है तथा इसके सूखे तनों को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं फॉरेन में, विदेशी कंट्रीज में। और फसल से संबंधित जानकारी में सरसों के प्रकार के बारे में बता दूं दोस्तों आपको, भारत में मुख्यतः 2 ही प्रकार की सरसों, एक तो काली सरसों, एक पीली सरसों। काली सरसों मोटी होती है, पीली सरसों बारीक होती है। काली सरसों को हम तेल के लिए, तिलहन के लिए और मंडी में बेचने के लिए ही उगाते हैं। और तिलहन जो दूसरी सरसों होती है उसको हम या तो बगाड़ देते हैं, जैसे किसी सब्जी में उसमें काम में लेते हैं, या उसको राई भी हम कहते हैं, और इसमें ऑयल परसेंटेज भी कम होता है और दानों के आकार में ही फर्क होता है। काली सरसों दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, गोल आकार के कड़े और पीली सरसों की तुलना में बड़े बीज होते हैं। इस सरसों का रंग गहरा भूरा से लेकर काला होता है। इस सरसों का प्रयोग किसान भाई ज्यादातर खेती की फसल में ही करते हैं। और उसी तरीके से पीली सरसों के लिए मैंने कहा राई भी कहते हैं इसको, राई जो हम अक्सर हर सब्जी में करीबन इस्तेमाल में लेते हैं, जिसके दाने काले सरसों के दानों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। साथ ही स्वाद भी दानों में थोड़ा सा अंतर होता है। सरसों के दानों का तेल निकालकर खाने में प्रयोग किया जाता है। वही राई का अचार डालने के लिए, तड़का लगाने के लिए अगर इसके गुणों के बारे में कहें तो दोनों में समान गुण और पोषक तत्व दोनों में बिल्कुल सेम है, इक्वल है, और केवल आकार का और ऑयल परसेंटेज का ही फर्क है, बाकी और पोषक तत्वों के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की अगर बात करें दोस्तों, तो सरसों की फसल के लिए सर्दियों के मौसम को काफी उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधे को अच्छे से वृद्धि करने के लिए 18 से 24 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। सरसों के पौधों में फूल निकलने के दौरान वर्षा या छायादार मौसम फसल के लिए हानिकारक होता है। सरसों की खेती को करने के लिए मृदा सर्वाधिक और बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्षारीय तथा मृदा अम्लीय मिट्टी में इसकी फसल को नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, पूसा बोल्ड एक इसकी किस्म है। इसकी अब किस्मों के बारे में बताता हूं, फटाफट से पूसा बोल्ड के बारे में बता दें।
दोस्तों ये 125 से 140 दिन में आती है। 37 से 38% इसमें ऑयल परसेंटेज रहता है और 20 से 25 क्विंटल की पैदावार देती है प्रति 1 हेक्टेयर। दोस्तों जो भी पैदावार बता रहे हैं वो 1 हेक्टेयर की बता रहे हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहे दिमाग में। हम 1 एकड़ या 1 बीघा की बात नहीं कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। जो बताएगा उसके लिए एक स्पेशल बोनांजा है जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। वसुंधरा RH 9304 ये एक सेकंड वैरायटी है। इसको इसके पौधे की ऊंचाई 180 से 190 सेंटीमीटर होती है और ये 130 से 135 दिन में आ जाती है, इससे पहले आ जाती है और लगभग 25 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी पैदावार बैठती है। अरावली RN 393 393 इसको बोलते हैं दोस्तों। इस किस्म की फसल को पककर तैयार होने में 135 से 140 दिन का समय लगता है। पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं तथा इसके बीजों से 43% तक का तेल प्राप्त हो जाता है। ये सफेद रोली प्रतिरोधी पौधा होता है जिसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निकलती है। इसके अतिरिक्त भी सरसों की अनेक किस्मों को उगाया जाता है जैसे जगन्नाथ BS5, बायो 902 और T59, RH 30, आशीर्वाद, RK 35, स्वर्ण ज्योति, लक्ष्मी इत्यादि। ये सभी टेक्निकल नेम यहाँ पे दे रखे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और अगर हम बात करें कि खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है सरसों के खेत के लिए, तो दोस्तों सरसों के बीजों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है जिससे सरसों की अच्छी उपज प्राप्त हो। अब तैयार कैसे करना है दोस्तों? सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चूंकि सरसों की फसल खरीफ की फसल के बाद की जाती है, इसलिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें जिससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाए। इसके बाद रोटावेटर लगाकर खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। जुताई के बाद पाटा लगाकर चलवा दें जिससे खेत समतल हो जाएगा और जल भराव जैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। और दोस्तों सही समय और तरीका की अगर बात करूं तो सरसों की बुआई सितंबर से अक्टूबर के मध्य कर देनी चाहिए। अक्टूबर के अंत तक भी इसकी बुआई को किया जा सकता है लेकिन केवल सिंचित क्षेत्रों में ही करना है। इसकी बुआई के लिए 25 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है तथा सरसों की बुआई कतारों में की जाती है। इसके लिए खेत में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सरसों के बीज को लगाना चाहिए। मतलब एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बीजों की बुआई से पहले उन्हें मैनकोजेब की उचित मात्रा से उपचारित कर लें। वही साफ बाउस्टिन प्रोपिनेप तरह का पाउडर आप डाल सकते हैं। इसके बाद भूमि की नमी से अनुसार बीजों की गहराई में लगा देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 5 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। उर्वरक और खाद की मात्रा की बात करें दोस्तों तो फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेत में अच्छी मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए। इसके लिए खेत की जुताई के समय 8 से 10 टन पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना चाहिए। इसके बाद खेत में ट्रैक्टर चलवाकर गोबर को अच्छे से मिला दें। रासायनिक खाद के रूप में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 375 किलोग्राम जिप्सम, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 60 किलोग्राम गंधक की मात्रा को खेत में डाल दें। फास्फोरस की पूरी व नाइट्रोजन की आधी मात्रा को जुताई के समय तथा आधी मात्रा को प्रारंभिक सिंचाई के समय पे आपको देना है। सिंचाई की अगर बात करें कि कितना पानी लगेगा दोस्तों, तो चूंकि सरसों के बीजों की रोपाई सर्दियों के मौसम में होती है इसलिए इन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सही समय पर सिंचाई कर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसकी प्रथम सिंचाई, पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी है। इसके बाद दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 60 से 70 दिन बाद करनी है और यदि खेत में सिंचाई की आवश्यकता होती है तो इससे पानी लगा देना है अगर दूसरी सिंचाई के बाद भी जरूरत पड़ती है तो। वैसे सर्दियों में पाला पड़ता है, बीच बीच में मावट हो जाती है तो लगता है कि थर्ड सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी सिंचाई की तो जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रोग निदान की कि रोग को कैसे निदान पाया जा सके। सरसों के पौधे अच्छे से विकास करें इसके लिए खरपतवार पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। इसके लिए प्राकृतिक तरीके से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देना चाहिए। इसकी पहली गुड़ाई
25 से 30 दिन के अंतराल, बुआई के 25 से 30 दिन के अंतराल में कर देनी चाहिए। इसके बाद समय समय पर जब खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा फ्लूमेनलोरिन का उचित मात्रा में सिंचाई के साथ छिड़काव कर रासायनिक तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण किया जाना सकता है। और कटाई, पैदावार और लाभ की बात करें दोस्तों, तो सरसों की फसल 125 से 150 दिन में पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती है, जिसके बाद इसकी कटाई की जा सकती है। यदि सही समय पर इसके पौधों की कटाई नहीं की जा सकती है तो इसकी फलियां चटकने लगती है, जिससे पैदावार 7 से 10% की कमी भी हो सकती है। जब सरसों के पौधों में फलियां पीले रंग की दिखाई देने लगे तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। सरसों के पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 से 30 क्विंटल की पैदावार देता है। सरसों का बाजारी भाव काफी अच्छा होता है, जिससे किसान भाई सरसों की फसल कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारी जानकारियों के बाद में अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। सावधानी रखना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों, बच्चों को दवाई, बीज और खाद की पहुंच से दूर रखना है, रासायनिक चीजों की पहुंच से दूर रखना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें, बीज का उपचार करें या बीज की रोपाई कर रहे हो, तब किसी भी तरह की कोई भी काम कर रहे हो, तब आपको मास्क और हाथ में दस्ताने जरूर लगा के रखना है। अगर आप खेती का कोई भी काम कर रहे हैं तो दवा को करते समय आपको भूखे पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है। हमेशा अच्छा सा आहार लेकर, भोजन लेकर ही आपको खेत में स्प्रे करने जाना है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है दोस्तों, ताकि स्प्रे एक धार में एक जय रूप से हो सके। और भूखे पेट दवाई का उपयोग कभी करना है ही नहीं आपको। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एक मात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और दवाई अपने बिल्कुल जो उसका लक्ष्य है वहीं पर ही जाकर गिरे और दवाई बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो। हवा से विपरीत दिशा में आपको इसीलिए दवाई नहीं करनी है। बॉटल, खाली बॉटल, डिब्बा, टिन की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल, थैला, कट्टा इत्यादि का सारा प्रयोग करने के बाद में जो खाली बॉटल बचती है, इसको आपको तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है, या फिर इसको धो के और रद्दी वाले को, कबाड़ी वाले को बेच देना है रिसाइकल करने के लिए। 20 दिन का गैप होना चाहिए। जब भी आप लास्ट दवाई कर रहे हैं उसके 20 दिन बाद ही आपको फसल काटने जाना है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। हवा या पानी के माध्यम से मधुमक्खी या मछली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये सारी सावधानियां न केवल सरसों की बुआई करते समय अपितु कोई भी फसल की बुआई करते समय आपको अक्षरशः अपनानी है दोस्तों। यह था पूरा वीडियो सरसों की संपूर्ण जानकारी के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बादाम की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, बादाम की खेती कैसे करनी है, कैसे अपनी खेती को लाभदायक बनाना है, कैसे अपनी आय को दुगना करना है, ये सारी जानकारियां अगर विस्तार से और विस्तृत रूप से आपको लेनी है तो आपको देखना है आगे आने वाला ये बादाम का वीडियो। ये था सरसों का पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।